नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज की इस नए वीडियो में। आज सवाल जवाब का 26वां एपिसोड है। लगातार आप लोग अपना प्रोत्साहन बनाए रखे हैं, यही बनाए रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं एक सवाल से। राजेश जी ने पूछा है, थैंक यू फॉर ए ग्रेट इनिशिएटिव ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन इन रियल एस्टेट। थैंक यू राजेश जी। इनका सवाल है, कैन यू प्लीज कंफर्म इफ करेंटली देयर आर इशू गोइंग ऑन इन पीसीएमसी ऑफिस फॉर प्रोवाइडिंग ओसी, इज देयर ए डिफरेंस ऑफ ओसी एंड सीसी। देखिए, अभी कोविड की वजह से थोड़े स्टाफ के जो शॉर्टेज चल रहे थे वो हर जगह हैं, और सरकारी काम किस तरीके से होता है वो आप सभी को पता है, तो उस पर ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने सेकंड एक चीज़ पूछी है, ओसी और सीसी में क्या फ़र्क है। ओसी यानी कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, सीसी यानी कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कंप्लीशन सर्टिफिकेट का मतलब ये नहीं होता है कि वो प्रोजेक्ट जो है पूरी तरीके से तैयार हो चुका है जहां पे लोग आके रह सकें, क्योंकि वो कंप्लीशन का एक सर्टिफिकेट है कि जो आर्किटेक्ट जिस हिसाब से उसकी सैंक्शनिंग लिया था, जो उसके पूरे तरीके से ब्लूप्रिंट वगैरह थे, उस हिसाब से बिल्डिंग अब तैयार कर दी गई है। तो ये लेटर आर्किटेक्ट देता है कि हाँ, जिस हिसाब से इसका सैंक्शनिंग लिया गया था वो अब बन चुका है। लेकिन जो उसमें फायर के नॉर्म्स होते हैं, रेफ्यूज फ्लोर जो फ्लोर छोड़ा जाता है, उसके साथ साथ जो तमाम चीज़ें हैं, जो मेजर्स हैं सेफ्टी के, वो लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं, जब तक ये स्क्रूटनाइज नहीं हो जाता तब तक किसी भी प्रोजेक्ट को ओसी नहीं मिलता है, यानी कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। तो ये बेसिक डिफरेंस है, यानी कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ओसी के बीच में 1.5-2 महीने से लेके 4-5 महीने तक का गैप भी आ सकता है। ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। आगे चलते हैं। विशाल सावरकर जी ने पूछा है, should buyer register agreement of sale to sub registrar with applicable stamp duty? I had discussion with sales and they said they do agreement of sale with builder letterhead with stamp paper and maybe with notary. What should be done? देखिए विशाल सावरकर जी, इसमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आपको एग्रीमेंट टू सेल करना चाहिए, स्टैम्प ड्यूटी पे करिए, और जो भी आपके साथ डिस्कशन हुआ है बिल्डर का कि हम इस फ्लैट को इतना एरिया है और इतने पैसे में बेच रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपका एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद आप स्टैम्प ड्यूटी पे करिए और उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे एग्रीमेंट करा लीजिए। कोई दूसरा तरीका जो बिल्डर आपको बता रहे हैं वो क्यों बता रहे हैं, पहले वो बताइए। हो सके तो आप जो है बिल्डर का नाम स्पेसिफाई करिए। हम कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। हो सकता है कि कंप्लीशन आने वाला हो और वो बिल्डर ऐसा चाह रहे हो कि अभी आप वहाँ बुक करके रुक जाइए, और जीएसटी के बेनिफिट के लिए आपको ये चीज़ समझा रहे हो। कोई भी रीजन हो सकता है, अभी हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पर सेफ वे तो यही है कि आप डायरेक्ट एग्रीमेंट टू सेल यानी कि एग्रीमेंट करिए, अपना स्टैम्प ड्यूटी पे करिए। कुछ भी उसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ गहराइयाँ हैं, जैसा हमने बताया, बाकी डायमेंशन हैं उसमें, तो आप मिलके भी हमसे चर्चा कर सकते हैं, जिसमें हम लोग स्पेसिफिक चीज़ों पे डिस्कशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दीपक कनाडी जी ने पूछा है, हेलो सर, प्लीज टेल मी द प्रोज एंड कॉन्स टू बाई फ्लोर ऑन रिफ्यूज फ्लोर। देखिए, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी कुछ वीडियो बनाए हुए हैं, यानी कि सवाल जवाब के बीच में ही इसके बारे में जिक्र हुआ है। रेफ्यूज फ्लोर में देखिए कई बार नुकसान ये हो जाता है कि कुछ फ्लैट के टेरेसेस कम हो जाते हैं या फिर टेरेसेस कट कर दिए जाते हैं, और एक यूनिफाइड एक जो है बड़ा टेरेस दे दिया जाता है, यानी कि आपके फ्लैट का टेरेस कट हो गया और जो आपका लॉबी स्पेस है वहां से एक्सटेंड करके लॉबी स्पेस को एक बड़ा सा टेरेस दे देते हैं, सो दैट कि किसी भी कंटिजेंसी सिचुएशन पे, किसी भी आपातकालीन सिचुएशन आने पे वहां से लोगों को इवैक्यूएट किया जा सके। लेकिन जो इसके प्रोज एक ये हैं, क्योंकि देखिए अब ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन तो जल्दी आती नहीं, ना आए तो भी अच्छा है। तो आपको जो स्पेस मिल रहा है, मान लीजिए उस फ्लोर पे आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो आप उस स्पेस को यूज कर पाते हैं। जाहिर सी बात है उसमें आप कोई रूम नहीं बना सकते हैं, आप वहाँ जाके परमानेंट कुछ रख नहीं सकते हैं, पर टहलते घूमते से लेके शाम का समय है, कुछ भी है, तो आपको वो स्पेस मिल जाता है। नॉर्मल फ्लोर्स पे आप देखेंगे तो आपके पास एक सिर्फ टेरेस ही होता है, और बहुत से बिल्डर अभी ऐसे हैं कि जो आपको लिविंग के साथ टेरेसेस भी दे रहे हैं, और जब आप अपने गेट से बाहर निकलते हैं तो वो उस टेरेस का एक्सेस कर पाते हैं। तो ऐसी कोई निगेटिविटी नहीं है। अब रिफ्यूज फ्लोर का मतलब ऐसा थोड़ी है कि उसमें कोई रिस्क है, कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि वो टेरेस, और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी थ्रेट हो। हाँ, अगर आपके टेरेस से वो टेरेस जुड़ा हुआ है, बीच में कोई सिक्योरिटी ग्रिल वगैरह नहीं है, तो वहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप प्रॉपर जो है
एसएस से उसको फिल करा लीजिए, यानी स्टेनलेस स्टील से या फिर किसी भी तरीके का आप वहाँ पे नेट जो अलाउड हो एक्सटीरियर चेंजेज में बिल्डर से बात करके उसे आप वहाँ फिक्स कर सकते हैं, जिससे सिक्योरिटी थ्रेट। दूसरी चीज़ क्या है, एक तरीके से आप गेटेड कम्युनिटी में अगर ले रहे हैं तो वहाँ ऑलरेडी सिक्योरिटी हैं, सीसीटीवी कैमराज लगे हैं। उसके बाद जो अगर कोई भी आ रहा है तो ये जो बातें हम आपसे कह रहे हैं, लोहे का कुछ वहाँ पे आप ग्रिल वगैरह करा सकते हैं। बाकी रिफ्यूज फ्लोर पे कोई ऐसी रिस्क नहीं है, बिल्कुल आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं वहाँ, बल्कि फ़ायदा है कि आपको एक स्पेस ज़्यादा मिल जाता है जिसे आप टहलते घूमते यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुनीत लिमकार जी हैं, सौदागर टीम, कुड यू प्लीज इन्फॉर्म अस ऑन प्राइड वर्सिटी, इट्स कनेक्टिविटी एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इफ वन इज लुकिंग टू बाई 2 BHK फॉर सेल्फ लिविंग। देखिए सुनीत लिमकर जी, प्राइड वर्ड सिटी PCMC में है, पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, चरोली बुद्रुक उस गांव का नाम है। और जो इनका सेल्स ऑफिस है उसके पीछे जो हिल आपको दिखता है, जहाँ पे आप देखें ऊपर एक टेम्पल भी है, तो ये पूरा जो सेक्शन है वो कहीं ना कहीं बॉर्डर का एरिया है, यानी कि उसके बाद जो आपका लोहगांव लग जाता है। अब लोहगांव भी 2017 के बाद से कॉर्पोरेशन में आ चुका है, वो PCMC का पार्ट है। PCMC का पार्ट होने से एक फ़ायदा तो ये है कि अगर आप देखें रोड कनेक्टिविटी, तो वाइड रोड्स आपको मिल जाते हैं। जो कई बार रिंग रोड का स्ट्रेच बताया जा रहा है, वहाँ पे भी काफ़ी तेज़ी से रोड का कंस्ट्रक्शन चालू है, वहाँ का भी वीडियो हम लोग जल्द आपके सामने ले आएंगे। लेकिन उस रोड की कनेक्टिविटी अभी किसी मेन रोड से हुई नहीं है, यानी कि मान लीजिए आप खराड़ी आना चाहें, आप सेंटर ऑफ द सिटी जाना चाहें, तो वो कनेक्ट नहीं हुआ है। इस वजह से अभी तो सहूलियत नहीं मिलेगी, लेकिन आने वाले समय में अगर वो रोड दिघी रोड को या आलंदी रोड को कनेक्ट हो जाता है तो बिल्कुल आप वहाँ से घूम के होलकर ब्रिज होते हुए वेस्ट में भी जा सकते हैं, विश्रांतवाड़ी आके आप एयरपोर्ट या ईस्ट पुणे की तरफ भी आप आ सकते हैं। तो स्कोप तो जरूर है। अभी तुरंत अगर आपको देखें कि जो कम्यूट डिस्टेंस है बाकी जगहों से, एयरपोर्ट कहिए, रेलवे स्टेशन कहिए या कोई वर्क लोकेशन कहिए, वहाँ से दूर जरूर है, लेकिन आप अगर इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो एक अच्छा सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट बाकी लोकेशन जो प्राइम लोकेशन है वहाँ से वहाँ पे कम है। तो अगर आपको तुरंत कुछ रेडी चाहिए तो बिल्कुल आप वहाँ बिल्कुल मत लीजिए, लॉन्ग टर्म में सोच रहे हैं तो ले सकते हैं। डिटेल डिस्कशन के लिए आप हमसे मिलकर भी चर्चा इस पर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। राहुल अग्रवाल जी ने पूछा है, बड़े प्रोजेक्ट में लैंड ओनरशिप कन्वेंस डीड मिलता है क्या? देखिए, कन्वेंस डीड ये होता है कि पूरी तरीके से जो उसका स्वामित्व है वो दूसरे को ट्रांसफर कर दिया जाए। तो मान लीजिए अगर वो प्रॉपर्टी जिस लैंड पे बन रही है वो लीज होल्ड लैंड है, तो जाहिर सी बात है वहाँ कन्वेंस डीड नहीं मिलेगा। जो आपका सोसाइटी फॉर्म होगा उसको सारी अथॉरिटी नहीं दी जा सकती, और जो फ्लैट ओनर्स हैं उनको जो है शेयर सर्टिफिकेट लैंड ओनरशिप का नहीं मिल सकता है। तो बड़ा प्रोजेक्ट हो या छोटा प्रोजेक्ट हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्लस्टर वाइज उसकी सोसाइटी फॉर्मेशन हो सकती है, बशर्ते वो लैंड लीज होल्ड लैंड नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। स्नेहल गोखले जी ने पूछा है, वाई सेपरेट रेरा नंबर्स फॉर सेपरेट टावर्स ऑफ सेम प्रोजेक्ट? देखिए, पहली चीज के कई कारण हैं। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट बड़ा है, अब अगर वो एक साथ पूरे प्रोजेक्ट का रेरा लेगा तो उसको कंप्लीशन डेट भी डिफाइन करना है। अब अगर उसने कंप्लीशन डेट डिफाइन कर दिया तो उस डेट तक क्या वो सारा प्रॉपर्टी बना लेगा? बनाने में भी चैलेंजेस नहीं है, बना सकता है, लेकिन क्या उतने ज़्यादा फ्लैट को वो इतने शॉर्ट टाइम यानी कि 3 से 4 साल में बेच पाएगा? क्योंकि होगा क्या, उसको 3-4 साल में कंप्लीट करने के लिए सारे टावर को एक साथ सेल को ओपन करना होगा। मान लीजिए कोई डायरेक्शन अच्छा है, जहां से व्यू भी अच्छा आ रहा है, वेंटिलेशन भी अच्छा आएगा, लाइट भी अच्छा रहेगा, उस तरफ के फ्लैट उसके फटाफट बिक जाएंगे, लेकिन जो बाकी फ्लैट हैं उसको बेचने में उसको समस्या आएगी। और लगे हाथ प्रॉपर्टी रेडी होती जा रही है, तो मान लीजिए उसमें कुछ कॉन्स रहा और लोग जाके वहां पे एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, तब तो उनके लिए बेचना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब पचड़ों से बचने के लिए बिल्डर हमेशा क्या करता है, जितना बेच सके, जितना कंप्लीट कर सके, उसके बीच सिंक बना रहे, इस वजह से वो बिल्डिंग वाइज जो है रेरा ले लेते हैं। दूसरा कारण यह भी है कि समय समय पे जो आपका FSI है उसमें चेंजेज आते हैं। अगर वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है तो वहाँ का रेडी रेकनर भी चेंज होता है, वहाँ का FSI जो सैंक्शन दिया जा रहा है उसमें भी चेंजेस आते हैं, यानी कि नंबर ऑफ फ्लैट्स वहाँ पे ज़्यादा बन सकते हैं। तो अगर एक साथ ले लेगा और बनाना चालू कर देगा तो उसके बेनिफिट्स भी कम हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बिल्डर के लिए फ़ायदेमंद है कि वो एक एक चीज़, और आपके लिए भी अच्छी चीज़ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक साथ लॉन्च कर दिया और फिर अटक के रह गया और वो प्रॉपर्टी कंप्लीट ही नहीं कर पाया, जो कि पहले हुआ करता था। तो अच्छी बात है कि कम से कम थोड़ा ले रहे हैं, भले उनका फायदा है, पर आप एज ए यूजर, क्योंकि आप एक यूनिट लेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है जिस टावर जिस बिल्डिंग में आप ले रहे हैं वो बिल्डिंग वो टावर कंप्लीट होना चाहिए,
आपको पोजीशन ऑन टाइम मिलना चाहिए, तभी आप उसका फ़ायदा उठा पाएंगे, चाहे वो रहने के लिए हो या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं। विजय फाल्के जी ने पूछा है, वाई ऑलवेज बिल्डर टेक बफर, कैन वी टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट बिल्डर इन एग्रीमेंट डेट इंक्लूडेड। देखिए, बफर इसलिए लेते हैं क्योंकि बहुत सी सिचुएशंस ऐसी हैं जो अनअवॉइडेबल हैं। कई बार सैंक्शनिंग आने में देरी हो जाती है, कई बार नेचुरल कैलेमिटी की वजह से भी डिले हो जाता है। अभी फोर्स मेजर क्लॉज, कोविड की सिचुएशन ले लीजिए, लेबर का शॉर्टेज है, इस वजह से ये बफर हमेशा लिया जाता है कि जो मान लीजिए 2.5 से 3 साल में बिल्डिंग कंप्लीट हो रही है, उसके लिए वो 4 से 5 साल का पोजीशन डेट का बफर ले लेते हैं। पर किसी और बफर की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसे प्लीज़ स्पेसिफाई करिए, जिससे आने वाले वीडियो में हम इसे बता सकें। पर जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, आप जो बफर की बात कर रहे हो शायद पोजीशन डेट को ही लेके है, उसके हिसाब से मैंने आंसर किया है। पूजा पाटिल जी हैं, इन्होंने कई वीडियो में कमेंट किया है, एक ही कमेंट, वेरी इंसाइटफुल वीडियो, नीड योर असिस्टेंस इन सेलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, इज इट वर्थ टू बाई फ्लैट इन आईवी निया और रोहन बिल्डकॉन, रोहन युवा। तो ये रोहन बिल्डर से लोग कंफ्यूज ना हो, ये केसनंद रोड पे एक दूसरा रोहन बिल्डकॉन है, वाघोली। कैन यू प्लीज मेक ए वीडियो ऑन बोथ, ऑल्सो आई heard the news about garbage plant in वाघोली, is it near to both these properties, appreciate all your efforts taken for timely answering our queries। पूजा पाटिल जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अप्रिशिएट किया। देखिए, आईवी निया जो आप बात कर रही हैं और रोहन बिल्डकॉन का रोहन युवा, रोहन बिल्डकॉन के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ ये है कि वो केसनंद रोड पे है, यानी कि थोड़ा सा नज़दीक हो जाता है। अगर आप सेंटर ऑफ द सिटी से बात करें, खराड़ी हो, विमान नगर हो, नगर रोड से, वो नज़दीक पड़ जाता है और आपके लिए कम्यूट करना आसान है। वहीं जब आप आईवी की बात करती हैं तो आपको बकोरी फाटा तक जाना होता है, वहाँ से यू टर्न लेके फिर आप कोलते पाटिल के प्रोजेक्ट आईवी निया पे पहुँच पाते हैं। दूसरा प्रोज अगर हम आईवी कोलते पाटिल के लिए बोलें तो उसके साथ प्लस ये आ जाता है, एक तो ब्रांड का प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे आपको टाइमली पोजीशन मिल जाएगा, क्वालिटी जो भी हो, पर एटलीस्ट आपको एश्योर्ड है कि कल को कुछ भी होगा, आप कोई क्वेरी रेज करेंगे तो वो उसे एड्रेस भी करेंगे टाइमली। तीसरी चीज़, वहाँ पे पानी की सुविधा जो है वो हो चुकी है, भीमा रिवर से वहाँ पाइपलाइन का कनेक्शन है और SNBP स्कूल भी वहाँ पे वर्किंग है, तो ये एक फ़ायदे वाली चीज़ है। पर जो कनेक्टिविटी का एडवांटेज है वो रोहन युवा प्रोजेक्ट का, जो रोहन बिल्डकॉन का प्रोजेक्ट है, उसको जा रहा है। अब आप किस पर्पज़ से वहाँ ख़रीदना चाहती हैं, ये एक चीज़ आता है। अगर अपने लिए लेना है, रहने के लिए लेना है, सिरदर्दी कम चाहिए, तो हमारा सलाह रहेगा कि आप कोलते पाटिल के प्रोजेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें रहती हैं, उसके लिए हमारा सलाह आपसे रहेगा एक बार आप मिल के इस पर डिटेल डिस्कशन करें, जिससे जितने भी एस्पेक्ट हैं उसके बारे में हम चर्चा कर सकें। जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो आपसे बात करेंगे, आपके हर कंसर्न्स को समझेंगे और फिर आपको आंसर भी करेंगे। तो वहाँ पे आपको शायद डिटेल चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने मोटे तौर पे इसका आंसर देने की कोशिश की है। आगे चलते हैं। शाहिद हुसैन जी हैं, इफ़ देयर इज़ नो वाटर पाइपलाइन इन हिंजौड़ी then how the societies were getting the water for their daily use। देखिए शाहिद हुसैन जी, पहले तो मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि ये जो आपने लिखा है हिंजेवाड़ी, ये हिंजेवाड़ी नहीं है, ये हिंजौड़ी है। और कहीं ना कहीं हर कोई चाहता है कि जितने नाम है उसको सही तरीके से प्रोनाउंस किया जाए। हमने भी कई वीडियोज़ में गलत तरीके से प्रोनाउंस किया और जब हमें बाद में पता चला तो हमने उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश की। तो आप लोग भी कोशिश करें कि जितनी भी जगह हैं उनका सही प्रोनाउंसिएशन जरूर करें। तो एक तो ये हिंजौड़ी है। देखिए, अगर पाइपलाइन नहीं है तो बोरवेल से सप्लाई हो रहा है, यानी कि किसी प्रोजेक्ट में मान लीजिए बोरवेल हुआ है 200-250 फीट तक, वहाँ पानी आ रहा है तो वहाँ से सप्लाई वो ले रहे हैं, या फिर टैंकर जो है वो लगातार, तो हर लोकेशन में जैसा चल रहा है चल ही रहा है। जिस प्रोजेक्ट में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया वहाँ फिल्टर करके सप्लाई किया जा रहा है, नहीं तो डायरेक्ट टैंकर पानी सप्लाई कर दिया जाता है। लोगों ने घर पे या तो फिल्टर लगा रखा है पीने के पानी के लिए, या फिर वो बॉटल्स में 20 लीटर्स के जो आते हैं उसको वो लेते हैं। तो इस तरीके से जहाँ भी PMRDA का लोकेशन है इसी तरीके से काम चल रहा है, एक्सेप्ट गुंठेवारी लोकेशन। गुंठेवारी कहने का मेरा मकसद है जो गाँवठान सर्कल है वहाँ पर ग्राम पंचायत के द्वारा पानी की सप्लाई की जाती है, पर बड़े प्रोजेक्ट्स में ऐसी कोई सप्लाई PMRDA लोकेशन पे अभी तक तो नहीं है। ईस्ट पुणे में जो भामास्केट डैम से पूरा पाइपलाइन का कनेक्शन था, जिस तरीके से उसका वर्क प्रोग्रेस हुआ, बहुत सी जगह ट्रायल और बहुत सी जगह इवन पोरवाल रोड वगैरह पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पर धानोरी के कई हिस्सों में पानी की सप्लाई चालू भी कर दी गई है। उसको एक अलग वीडियो में डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। पर जो आपका सवाल था
तो वो टैंकर और बोरवेल से उसकी आपूर्ति अभी की जा रही है। रवि जी ने पूछा है, विल इट बी ऑल्सो स्मार्ट सिटी टाइप और ओनली हाउसेज विद एमिनिटीज़। तो ये इन्होंने वनाह के प्रोजेक्ट पे कमेंट किया है। देखिए, अभी तक जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल पाया है उसके अनुसार अभी तो ये सिर्फ एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। 1000 एकड़ जरूर कहा जा रहा है, लेकिन जो वनाह का एक तरीके से सैंक्शनिंग ली गई है या जो बताया गया है वो 148 एकर्स में बनाया जा रहा है, जिसमें 90 एकड़ ओपन स्पेस रखे जाने की बात की जा रही है और बचे हुए 58 एकर्स में डेवलपमेंट किया जाएगा, जिसमें से कि 6.5 एकड़ में जो है ये नया लॉन्च जो आप लोग देखे हैं यहाँ पे फ्लैट बेचे गए हैं। तो पूरा जो निचोड़ है उसके लिए आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट का जो हमने रिव्यू किया हुआ है। तो अभी के हिसाब से तो ये नॉर्मल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। फ्यूचर में क्या होता है वो अभी तक कुछ भी पता नहीं है, तो हम कुछ भी इस पर नहीं कह सकते। विशाल सरन जी इन्होंने पूछा है, व्हाट आर चेंजेस गोइंग टू हैपन फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, व्हाट मॉनेटरी इम्पैक्ट विल बी देयर ऑन कंज्यूमर। देखिए, जो सबसे बड़ा मॉनेटरी इम्पैक्ट होने वाला है वो है स्टैम्प ड्यूटी का, जो कि अभी 4% है, उसके बाद 6% हो जाएंगे। और कॉरपोरेशन में अप्रैल 2019 के पहले 1% एक्स्ट्रा हुआ करता था, यानी कि 7%। तो अगर वो भी अप्लाई हो गया तो 3% का डेविएशन आएगा, नहीं तो 2% का डेविएशन तो कंफर्म है। तो अभी देखिए, आपको इसमें करना क्या है, आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। यदि आपने अपनी स्टडी कर ली है, आपने समझ लिया है कि आपकी नीड, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और वो किस प्रॉपर्टी पे फुलफिल हो रही है, तो बिल्कुल आप 31 मार्च के पहले अपनी प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट करा लीजिए। लेकिन अगर अभी आपने स्टडी नहीं की है तो सिर्फ 2% बचाने के चक्कर में इस भेड़ चाल में मत शामिल होइए कि फटाफट प्रॉपर्टी लेना है। हो सकता है कि आपका डिसीजन गलत साबित हो जाए। तो पहले आप अपने नीड को समझिए, अपने आप को एजुकेट करिए उसके लिए, और उसके बाद कोई फाइनल डिसीजन लीजिए। आशा करते हैं साथियों आप सभी को सौदागर का ये प्रयास, ये सवाल जवाब का सिलसिला पसंद आ रहा है। आपके मन में भी जो दुविधा है उसे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, यदि पसंद आया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।